So you have to understand, if you are not being trained to become a mother or a father, then do not at any level think कि वो दर्जात और वो benefits और वो फल मिलेंगे आपको. आप in the big picture, in the bigger canvas, मैं ज़्यादा डिटेल और फिलॉसफी एंड थियोलॉजी में नहीं जा रहा, ना ही एंथ्रोपोलॉजी में जा रहा हूँ. आई एम जस्ट गिविंग यू अ वेरी हाई एंड मैप, ताकि आम बंदे को समझ आ जाए बात कि जब तक एक पाकिस्तानी लड़की की और पाकिस्तानी लड़के की पेरेंटल ट्रेनिंग नहीं होगी, प्रॉपर साइंटिफिक ट्रेनिंग नहीं होगी, तब तक उसकी शादी मत करें. इस वक्त पाकिस्तान का जो कल्चर है ना, वो पाकिस्तान में चल ये रहा है कि शादी का मतलब क्या है. शादी का मतलब है कि कितने बंदे आएंगे शादी पे, उसकी तैयारी क्या करनी है, लड़की का जहेज कितना होना चाहिए, उसकी तैयारी क्या की भी हमने. ये एक दफा भी किसी भी जगह पे पाकिस्तान में लेस देन 1% हो, क्योंकि हमारे ट्रैकर्स में तो नहीं आया है, क्योंकि हम बहुत एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं इसके, कि माँ बाप अपने बच्चों को शादी की प्रिपरेशन में ट्रेनिंग दें कि बच्चे होने के पहले 5 साल तुमने क्या करना है, उसके लिए अभी तुम्हारे लिए क्या टूल किट है, अगले 5 साल क्या करना है. कोई भी नहीं कर रहा, बस आंखें बंद किए हैं और जहेज की तैयारियां कर रहे हैं. और आंखें बंद करने के बजाय आंखें खोलते हैं तो वो किसी ऐसी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं कि जिसका अभी बच्चों से कोई ताल्लुक नहीं. फॉर एग्जाम्पल, बरादरी में किस तरीके से क्या चीज़ ज़रूरी है तो वो करनी है हमने बच्ची के लिए. शादी के लिए सबसे बड़ा जो जहेज है ना किसी भी बच्ची को देना, वो उसकी पोस्ट मैरिज जो सिनेरियो पिछले अगले 5 साल में आने हैं, 10 साल में आने, उसकी ट्रेनिंग है. और हम क्या सिखाते हैं बच्ची को, बड़ी कोई सुघड़ किस्म की अम्मा है, वो सिखाती है कि बच्ची को मैंने कुकिंग सिखा दी है. सो उसका अभी तक जो अपर्चर है ना, वो जो कैमरा की जो लेंस है उसका फोकस, वो अभी तक सास और मियाँ ही चल रहा है. उस बेचारी को तो पता ही नहीं है कि बच्चे के साथ मैंने क्या करना है. सो इसीलिए आप इतने सारे मामलात में ख़राबी देखेंगे. और मैं आज थोड़ी सी साइंस बताऊंगा, ज़्यादा वक्त नहीं होता हमारे पास, मगर जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा उसके बाद आप के तमाम तर सिस्टम तबाह हो जाने चाहिए. क्योंकि साइंटिफिकली स्पीकिंग, रिलीजियसली स्पीकिंग एंड साइंटिफिकली स्पीकिंग, वी आर डूइंग द एग्जैक्ट ऑपोजिट of what this human capital actually requires to set the system right. Okay? मैं सिर्फ 2 मिनट में कुछ सवाल हैं जो कि टॉडलर लेवल के, इन्फेंसी के जो हैं, वो कुछ क्वेश्चन आए हैं, वो मैं आंसर कर दूंगा क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है. मगर सबसे पहले मैं जो चीज़ का आंसर कर रहा हूँ वो सवाल है मिस शाइस्ता जमान का कि what is the actual science of bringing up great human beings as a mother, as a father, what is the science we need to know. इस सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ आपको, और इसी सवाल का जवाब मैं जारी रखूंगा टिल द एंड, और बाकी के सवाल भी हम लेते रहेंगे टू पुट द स्पेसिफिसिटी इनसाइड. सो जो मिस शाइस्ता, the science is very simple. I'm going to explain to you. There are 3 stages जो कि एक ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट में बड़ी क्लियर दिमाग की चेंजेस नज़र आती हैं हमें. इफ़ यू स्टडी द ह्यूमन ब्रेन फ्रॉम इन्फेंसी टिल द सर्टन एज ऑफ 18 to 20, you will see that the human brain actually starts to change, adds new compartments. उसके हिस्से नए बन रहे होते हैं, और कुछ ऐसे हिस्से जिनके फंक्शन हमें पूरी तरीके से पता हैं, और उसको डिवाइन कुरानिक फिलॉसफी के थ्रू वैलिडेट किया गया है कि भाई अल्लाह ताला ने भी कब किस एज में क्या हुक्म दिया था बच्चे के लिए, इंसान के लिए, तो वो किस एज तक रखा गया. और अल्लाह ताला के डिवाइन फिलॉसफी के आगे सारी साइंस कुर्बान. मगर चूंकि साइंस वैलिडेट करी है इसको, मैं इसलिए साइंस के थ्रू आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ. सो वो 3 स्टेजेस क्या हैं वो आप ध्यान से सुनिए, उसी में आपकी इन्फेंसी भी कवर होगी. दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन बीइंग, इज द नर्सिंग स्टेज. दैट स्टेज फॉर मदर एंड फादर शुड, बड़े गौर से सुनिए, कि 7 साल तक आपने बच्चे को नर्स करना है. ओके? उसके गर्मी सर्दी, उसकी खुराक का इंतज़ाम, ये आपका, और उसके किसी भी किस्म का डिसिप्लिन नहीं करना आपने. नर्स मरीज को जिस तरीके से ट्रीट करती है उसकी मर्जी से सारा कुछ काम करती है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं होने देती जो कि मरीज की अपने
सिस्टम को ख़राब कर सके, जो उसकी अपनी हालत है उसको वो ख़राब ना हो जाए, उसको फैसिलिटेट करती है उसकी फिजियोलॉजी को। वो आपका काम है एज अ मदर एंड एज अ फादर। हमने समझा हुआ है कि बच्चे को डिसिप्लिन करने की एज है। बच्चे को डिसिप्लिन नहीं कर सकते आप, ना रिलीजियसली ना साइंटिफिकली, फ्रॉम द एज ऑफ 1 year टू द एज ऑफ 7-8ish, 7-8 साल तक बच्चे को आपने हाथ नहीं लगाना। बच्चे को बीमार की तरह ट्रीट करना आपने, और लिटरली बीमार की तरह ट्रीट करना है। हो ये रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना और मैंडेला और ये ग्रेट पीपल जो कि गुजरे हैं ना, बेसिकली एक्सेप्शन टू द सिस्टम है। अल्लाह ताला ने ये फिलॉसफी ध्यान से समझ लीजिए, अल्लाह ताला की तरफ से एक इंसान जब ज़मीन में आता है, इस दुनिया में आता है, तो उसमें कोई कमी कोताही नहीं होती। ही इज सपोज टू डू द ग्रेटेस्ट पॉसिबल थिंग्स फॉर द प्लैनेट एंड द यूनिवर्स। अगर हम उसको खुला छोड़ देना, कुछ भी ना करें, तो वो काफ़ी हद तक ऑर्गेनिकली ग्रेट हो जाएगा। इट इज़ अस एज पेरेंट्स हु डू नथिंग बट स्टॉप दैट ग्रेटनेस। ये आसान सा आपको मेजरमेंट सिस्टम बता दिया मैंने, आपको पर्सपेक्टिव चेंज कर दूं। माँ बाप ग्रेटनेस इस वक्त खत्म करने की मशीन है, ग्रेटनेस डालने की मशीन नहीं है। अल्लाह ताला ने वो क्रिएटिव जो ग्रेटनेस है वो क्रिएट करके भेज दी हुई है। अब उसको फैसिलिटेट करना माँ बाप का काम है। कुछ भी आप उसको डाल देते हैं, उसकी प्रेशर मैकेनिज्म ऑन कर देते हैं, फिर उसकी इधर से उधर पहुंचा देते हैं, उसको अपने एक ओपिनियन बेस्ड, जो सीखा वैसे ही सिखाएंगे बेस के ऊपर, फिलॉसफी के बेस के ऊपर, और वो बच्चा फिर पैदाइशी पोटेंशियल का जो होता है उसको सप्रेस करते हैं स्टेज 1 पे, फिर स्टेज 2 पे, फिर 3 पे ले जाते हैं। फिर उसने वही बनना है जो कर रहे हैं पाकिस्तानी इस वक्त, सारी दुनिया पूरी कर रही है, जो कि जैसे चलता आया वैसे ही चलते चाहेंगे हम। क्यों? क्योंकि रास्ते में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम करना था माँ बाप ने वो नहीं किया, और उसके खिलाफ सारे की सारी साजिश की, और उसको वैसा बनाने की कोशिश की जैसा कि वो टीवी पे देखते हैं या अपने मोहल्ले में देखते हैं, और wherever your heroes come from. So it is the parents who can facilitate greatness, not create greatness. अल्लाह ताला ने ग्रेटनेस क्रिएट कर दी हर इंसान की। अगर एक पेरेंट को वो साइंस पता चल जाए तो फिर हर घर से जिना और मेंडेला पैदा हो सकता है, हर घर से ग्रेटनेस निकल सकती है, और काफ़ी सारे घरों की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर एक तो ये दौर चल पड़े तो 10-20% लोग भी बाकी के माशरे को एक मोमेंटम क्रिएट करके देंगे, उसके बाद ऐसे ही होगा। अब वो साइंस क्या है, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट डे टिल द 7th year of a child's life, a parent can and should not do nothing but nursing. आप एज अ नर्स ट्रीट करेंगे अपने बच्चों को, उसको कोई थप्पड़ नहीं रसीद करेंगे जब वो गलत काम कर रहा है। जब उस बच्चे को आप एक माहौल ही ऐसा देंगे जिसमें उसकी रिपरकशंस कंट्रोल में हैं, फॉर एग्जाम्पल उसको कोई ऐसे औजार नहीं दिए गए जैसे दूसरे बच्चे को कत्ल कर दे, तो फिर आपको उसको डिसिप्लिन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने पहले 7 साल तक उस बच्चे की नशोनुमा का ख्याल करना है। मैं आपको इन्फेंसी से बता देता हूँ कि इन्फेंसी में आपने क्या करना है। 1.5 साल तक बच्चे की जो स्टेज होती है ना, साइंटिफिकली 3 stages ऑफ द ब्रेन एक्चुअली ग्रो इनटू 2 साल तक सेंट्रल ब्रेन क्रिएट होता है जब वो 3 से 6 महीने का होता है। फिर उसका नियोकॉर्टेक्स डेवलपमेंट शुरू होती है जब वो खुद चलना क्रॉल करना शुरू करता है, उसके पॉन्स डेवलप होना शुरू होते हैं, न्यूरो सेंटर्स पूरा का पूरा लाइन हो रहा होता है, उसके न्यूरोनल फाइबर्स क्रिएट हो रहे होते हैं। सो आसान सी बात बताऊंगा आपको तोड़ के कि जितना बच्चा क्रॉल करेगा उतना उसका दिमाग डेवलप होगा। उसका एप्लीकेशन आपको बता दूं, बहुत बड़े बड़े CEOs कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए डिसीजन नहीं ले सक रहे हैं बिकॉज बचपन में उनको सही क्रॉलिंग नहीं कराई गई हुई थी, कैपेसिटी नहीं होती। आसान सी मिसाल हम ऐसे देते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि एक फ्रिज है, वो कितना ठंडा कर लेता है खाने को और कितनी जल्दी ठंडा कर लेता है, ये फ्रिज की एबिलिटी है, उसकी कैपेसिटी नहीं। और एक फ्रिज कितना बड़ा है और उसके अंदर कितना खाना स्टोर हो जाता है, वो उसकी कैपेसिटी है। तो ये जो पहला 2 साल है ना बच्चे के, ये उसकी कैपेसिटी डेवलपमेंट के साल है। उसमें आप बच्चे को क्रॉल करवाएं। साइंटिफिकली स्पीकिंग 400 yards एवरी सिंगल डे बच्चे को क्रॉल करना जरूरी है, मगर हम उसको 500 स्वेटर पहनाते हैं बच्चे को। ओवर एस्किमो का बच्चा बनाया होता हमने। पाकिस्तान की लाहौर की सर्दी बर्दाश्त नहीं होती माँ को कि वो बच्चा मेरा नमूनिया हो जाएगा। बच्चे को लाइट रखें और उसको 400 गज रोज क्रॉल करने दें। और सबसे ज्यादा जो हरकत हम करते हैं पाकिस्तान में क्या दुनिया में, बच्चे को चलना सिखा रहे होते हैं। बच्चे को चलना मत सिखाएं। जब बच्चा खुद खड़ा होना सीखता है, खुद अपने बल के ऊपर अपने किसी सोफे के सहारे से चलने की कोशिश करता है, तो उसके पाउंड्स क्रिएट हो रहे होते हैं। जब आप करेंगे ना उसको फैसिलिटेट, तो वो उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, वो फ्रिज छोटा हो जाएगा। फिर
ओके ये प्रॉपर आइंस्टाइन के साथ आप ऐसा सलूक करते हैं कि जैसे वो मज़ारों में वो कप नहीं लगा रहे थे बच्चे को, छोटे से बच्चे को, उसका सर उतना सही रह जाता है, वही आप लोग कर रहे हैं कि बच्चे को खुद कुछ नहीं करने दे रहे, उसकी नेचुरल डेवलपमेंट रोक रहे हैं। ओवर ड्रेसिंग द चाइल्ड, क्यों मैं ओवर ड्रेसिंग के खिलाफ हूं? उससे बच्चा क्रॉल नहीं कर सकता, फिर उसकी डक्टाइल मूवमेंट जो है ना, हाथ पैर की घुटने की मूवमेंट से वो ही शुड लर्न टू क्रॉल एंड देन क्रीप एंड देन लर्न टू स्टैंड अप ऑन हिज ओन। ये उसकी ब्रेन डेवलपमेंट है, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग है। उसको ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट करने दें अपने बल पर, ठीक है। ये उसकी 1-1.5 साल की, उसकी हर तरह की नशोनुमा का ख्याल करें। साइंटिफिकली स्पीकिंग यू शुड नॉट पुट हिम ऑन एनी सॉर्ट ऑफ फार्मूला। ये वो चिकन फार्मिंग नहीं कर रहे आप कि उसको फुला देते हैं बच्चे को। ओके लेट हिम ग्रो। अगर वो थोड़ा सा वीक है इट्स ओके, उसकी नेचुरल डिजाइन जो है ना उसको मत इस तरह चेंज करें। मदर्स शुड फीड देयर चिल्ड्रन देमसेल्व्स। इतना फायदा उसको अगले 50 सालों में होना है ना, पहले 2 सालों का, और उतना ही नुकसान हम कर देते हैं अगले पूरे 50 साल में, क्योंकि पहले 2 साल में साइंटिफिकली नहीं अप्रोच कर देते हैं, ठीक है। सो एज सून एज ही इज 2.5 उसके अंदर अल्लाह ताला ने खास कैपेबिलिटी डाली हुई है। ऐसा फिनोमिना वो करके दिखाता है, ऐसा मोजज़ा वो करके दिखाता है जो कि साइंस अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर सकी। और वो क्या है, वो ज़बान सीख लेता है। इतना कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम वो इतनी जल्दी, इतने छोटे से दिमाग के अंदर से वो एल्गोरिदम जो है ना, वो एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व करता है कि ये उर्दू की ग्रामर कैसी है, अंग्रेजी की ग्रामर कैसी है। और जिस घर में 2-3 ज़बानें बोली जा रही हो, वो बच्चा, छोटा सा बच्चा, वो तीनों ज़बानें फरवानी से बोलना शुरू करता है। ओके आई नो फ्रॉम एग्जाम्पल, मेरे अपने एग्जाम्पल में ये हैं, मेरे अपने सैंपल में ये हैं। कंट्रोल ग्रुप हमारा काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सारे बच्चों पे हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि पहले 3 से 4 साल के अंदर उसको 3 से 4 ज़बानें आसानी से सिखाई जा सकती हैं। इतनी कैपेसिटी उसको अल्लाह ने दे के रखी हुई थी। अब आप दूसरी ज़बान सीख के दिखाएं मुझे, ठीक है। वो तो नहीं सीख सकते आप, ठीक है। वो छोटा सा दिमाग कैसे सीख रहा है वो? इसका मतलब है ग्रेटनेस अल्लाह ताला ने इनेट कर दी हुई थी, हम उसको बस स्क्रू टाइट करते रहते हैं कि छोटा कर, इसको और छोटा कर, ठीक है। सो शाइस्ता 1st and 7th ईयर नर्सिंग ओनली। अब वो हो क्या रहा है, उसकी थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप हो रही है। ओके वी कॉल इट द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। आपने नोट किया होगा आइंस्टाइन से और न्यूटन से गहरे सवाल पूछता है 6 साल 5 साल का बच्चा। ऐसी ऐसी चीजें वो एक्सप्लोर करता है। आसमान को देखता है तो आसमान के बारे में सवाल करता है, दुनिया को देखता है, दुनिया के हर चीज को ना वो देख रहा होता है और वो एक्सप्लोर कर रहा होता है कि क्या क्या चीजें हैं इस वक्त, और वो डेटा एब्जॉर्ब कर रहा है इस वक्त। इस एज को जितने ज्यादा सप्रेस करेंगे उतना कम उसकी क्यूरियोसिटी होगी। इसको एज ऑफ क्यूरियोसिटी भी कहते हैं। दिस इज द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। जितना बच्चा क्यूरियस होगा उतना बड़ा साइंटिस्ट बनेगा बड़े होकर। हम लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी को खत्म करने की सारी साजिशें पूरी करते हैं। और वो क्या करते हैं, कैसे? डिसिप्लिन करना बच्चे को, बस डिसिप्लिन करना है। और उसको फिर डर लगता है सवाल पूछने से। माँ बाप हर सवाल के पीछे 2 थप्पड़ उसको इनाम में देते हैं कि क्यों पूछ, क्योंकि माँ बाप को आता नहीं है उसका जवाब। हालांकि नर्स को कभी भी दवाई का नहीं पता होता कि दवाई का फार्मूला क्या है। वो दवाई को लाने वाली मशीन होती है, वो डॉक्टर नहीं है। आप लोग अपना ईगो लगा लेते हैं अपने बच्चे के सामने कि मुझे जवाब नहीं आता तो थप्पड़ लगा दूंगा, मुझसे ऐसा सवाल किया ही क्यों, व्हाई आर यू पुटिंग मी ऑन द स्पॉट। नर्स a nurse never ever knows why this medicine is being given to the patient. The doctor knows that. ये नर्सिंग की एज है, ओके। और नर्स को ये पता होता है कि कब देनी है दवाई, कितनी देनी है दवाई, और इसको लेके जाना है व्हील चेयर पे। इसका मूड खराब है तो व्हील चेयर की स्पीड स्लो करूंगी मैं, इसको तकलीफ हो रही है तो व्हील चेयर स्लो चलेगी, जब इसको बिस्तर से उठना है तब मैं इसको बिस्तर से उठाऊंगी। दिस इज योर चाइल्ड, दिस इज योर पेशेंट। और क्या करें हम, 2.5 साल के बच्चे को डे केयर, 1.5 साल के बच्चे को डे केयर में, और 2.5 साल के बच्चे को प्री नर्सरी में डाल दिया हमने। शेम ऑन ऑल ऑफ यू गाइज, शेम ऑन द पेरेंट्स। साइंटिफिकली गुनाह तो किया ही किया आपने, रिलीजियस गुनाह भी किया, और एज ए मदर यू आर द बिगेस्ट क्रिमिनल ऑन द प्लैनेट, बिकॉज आपने उस बच्चे को उसकी कैपेसिटी के खिलाफ ऐसी जगह पे डाला कि जहां पे उसने बेचारे ने जो कुछ भी उसकी कैपेसिटी डेवलप होनी थी उसको सबसे बड़े सप्रेसर्स में डाल दिया गया। क्लासरूम में बंद करो इसको, इतने बजे यहां पे आना है, इतने बजे वहां पे आना है, और एक मैकेनिकल रोबोटिक लाइफ में उसको डाल दिया गया। और क्या बहाना करते हैं स्कूल्स वाले सारे, हमने कलर्स और टॉयज रखे हुए अपने प्री नर्सरी में, हम कुछ सिखाते नहीं है। कैन यू इमेजिन कि कितनी बड़ी एक हिपोक्रेसी है कि आप जिस सिस्टम में उसको डाल रहे हैं वो सिस्टम असल में उस बच्चे की जो नेचुरल ऑर्गेनिक ग्रोथ है उसके सबसे
सबसे बड़ा सप्रेसर है. This boy needs the chemical of oxytocin, which is only present inside the parents and the household, in the siblings. और कभी भी उसको ऑक्सीटोसिन टीचर से नहीं मिलना, बिकॉज टीचर का एक डिस्ट्रीब्यूटेड फोकस होता है. बच्चे को पर्सनल अटेंशन चाहिए होती है. टीचर बेचारी कैसे पर्सनल अटेंशन दे, एक बच्चा थोड़ी है क्लास में. सो उसकी जो ऑक्सीटोसिन सेंटर्स हैं, एक खास केमिकल है जो कि माँ को बाय बर्थ मिलता है. ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ द मदर गोज थ्रू द मैक्सिमम ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीटोसिन. एक खास केमिकल है जो अल्लाह ताला ने गिफ्ट में दिया हुआ है. वो केमिकल मोहब्बत, इसार, कुर्बानी का है. जब एक बच्चा पैदा हो रहा होता है, माँ को उस दौरान वो सप्लाई मिलती है कि जो कभी भी नहीं मिलती उसने, उससे पहले ना उसके बाद. और इसीलिए एक माँ को इंस्टेंटली मोहब्बत हो रहती है अपने बच्चे से. 1 मिनट पहले वो जानते भी नहीं थी बच्चे को, और 1 मिनट के बाद जान देने के लिए तैयार होती हो. वो ऑक्सीटोसिन फैक्ट्री जो है ना, वो छोड़ के आप उसको एक काम वाली के अंडर कर देते हैं. हर घर में हो रहा है ऐसे. स्कूल की टीचर के अंदर कर देते हैं. वो उस ऑक्सीटोसिन एक माँ ही अपने बच्चे को, बहन अपने भाई को, भाई अपने भाई को, बाप अपने बेटे को दे सकता है. Okay, so we cannot possibly imagine great people coming to life when they have not enough oxytocin centers in their brain. Okay, वो कौन सा केमिकल है वो मैं आपको बताता हूँ. So दूसरी एज क्या है, 7th ईयर से लेके 12वें साल तक दिमाग एक खास कंपार्टमेंट और एक रिंग क्रिएट करता है अपने अंदर. इसको हम फैसिलिटेशन एज कहते हैं. फैसिलिटेशन और नर्सिंग में फर्क ये है कि नर्स जो चीज़ बच्चा मांग रहा है वो उसको प्रोवाइड की जा रही है. साइंटिफिकली उसको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें बच्चे को रिक्वायर्ड है. बाय 7th ईयर टू 12th ईयर बच्चे की डिमांड लिस्ट होती है खास. आपने वो डिमांड लिस्ट को फैसिलिटेट कर और रुख देना है उसको. उसके सामने वो वाली बुक्स, वो वाली चीज़ें तब लेके आनी है 7th ईयर के बाद. जो स्कूल इस वक्त प्री नर्सरी में क्वेश्चन करता फिर रहा है. ठीक है, अब पूरा के पूरे मैट्रिक, ओ लेवल, ए लेवल तक वो इतनी लिस्ट नहीं दे सकता जितना उस बच्चे की ब्रेन कैपेसिटी है. तो कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन is suppressed by the number and the variety of the subjects the school has to offer. अगर 7th ईयर से लेके 12वें साल तक उसको 50 सब्जेक्ट्स भी आप एक्सपोज कर देंगे, वो 50 के 50 में अपनी कैपेसिटी इंड्यूस करवा, उसकी कैपेसिटी उतनी बढ़ जाएगी. मगर हम नहीं करते. हम बस मुताला पाकिस्तान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और 7th to 12 में तो वो भी नहीं सिखाते. जनरल साइंस, जनरल मैथमेटिक्स, इतने बड़े मशीन आपको मिल गई और आप बस 2 या 3 बटन उसके इस्तेमाल करते हैं. और फिर होता क्या है, वो असल मशीन तो नहीं है ना, वो पूरी की पूरी कैपेसिटी उन बस 2 या 3 बटन की फंक्शन में आ जाती है. सो एट बाय द एज ऑफ 7th to 12 यू नीड टू फैसिलिटेट द कैपेसिटी ऑफ द चाइल्ड. अभी तक उसकी एबिलिटी नहीं डॉक्यूमेंट हुई, अभी कहता कैपेसिटी बन रही है. और जितना एक्सपोजर दे देंगे बच्चे को, ठीक है, ऑर्गेनिक एक्सपोजर देना है, टीवी स्क्रीन नहीं देनी उसको. जितना एक्सपोजर देंगे इन टोटलिटी, वो उतनी ही कैपेसिटी उसकी अंदर आएगी. ठीक है, जिस तरीके से एक बच्चा ज़बान सीखता है ना, उसी तरीके से बाकी की तमाम चीज़ें भी एल्गोरिदमिकली सीख रहा होता है. और वो उसकी इसको कहते हैं द एज ऑफ एसोसिएशन. वो एसोसिएट करता है. 7th ईयर से लेकर 12वें साल तक आपने नोट किया होगा, बच्चा हर चीज़ को किसी न किसी चीज़ के साथ एसोसिएट कर रहा होता है कि अच्छा इसका रिलेटिवली ये मतलब बनता है, ये करूँगा तो वो हो जाएगा क्योंकि मैंने देखा ऐसे होते हुए. फिर डेफिनेशंस को ना वो किसी न किसी रिलेटिव एसोसिएटिव इंसिडेंट के साथ मेमोरी में स्टोर कर रहा होता है. सो इस एज में आपने उसको नर्सिंग रोल से हट के आपने एक एज ए फैसिलिटेटर ऑफ नॉलेज, फैसिलिटेटर ऑफ अपॉर्चुनिटी आपने उसको ट्रीट करना है. बाय द ईयर 12 एक बहुत बड़ा वाकया होता है एक इंसानी दिमाग के साथ. बच्चा जब 12वां और 13वें साल में होता है तो उसके दिमाग का जो फ्रंटल कंपार्टमेंट है ना, बहुत ही बड़ा हिस्सा एक नया क्रिएट होता है. इसको प्री फ्रंटल कोर्टेक्स कहते हैं. 12वें साल में उस दिमाग के उस हिस्से का फंक्शन इंसानियत, कॉन्शियसनेस, ज़मीर की आवाज़ को वैलिडेट और ट्रिगर करवाना, ये है उसकी कॉन्शियसनेस. ये पड़ता है प्री फ्रंटल कोर्टेक्स. जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा ना, वी विल लॉक द फ्रंट फोरहेड ऑन द डे ऑफ जजमेंट. यहां से सोच के तुमने फैसले किए थे ना. ठीक है, सो यहां पे वो तौक लगे होंगे हमें आखिरत में, क्योंकि ये है हमारा वो जायरोस्कोप, वो हमारा इंसाफ का तकाजा पूरा करने वाला मीटर यहां से चेक किया जाता है. और दिल की जो भी आवाज़ होती है ना, द मोरल वॉइस, जो कि पैदाइशी मिली हुई हर बच्चे को, उसको ये एनफोर्स करता है. और अगर गलत उसकी आवाज़ नहीं सुनी तो यहाँ से जस्टिफिकेशन पैदा करते हैं हम. गुनाह की जस्टिफिकेशन यहाँ से आती है.
क्योंकि दिल गुनाह पे कभी भी आमादा नहीं होता, दिल गलत काम पे आमादा हो ही नहीं सकता, अल्लाह ताला ने बनाया ही नहीं, ठीक है। अल्लाह ना करे किसी का दिल बिल्कुल ही काला हो जाए, मगर दिल से नेचुरल जो आवाज़ है ना, मोरल कंपस अगर ठीक है किसी का, तो वो अंदर से सच्चाई की और सही चीज़ की आवाज़ आती है, वो ग्रेटनेस की आवाज़ है। ये उसको जस्टिफाई और उसको वो चैनल करता है, ये वाला हिस्सा। इसको कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको पता चले साइंटिफिकली एक नया हिस्सा क्रिएट किया गया, एक नया इंजन लग गया आपके साथ। उससे पहले वो था ही नहीं, इतना प्रॉपर वेट इंक्रीज कर रहता है ब्रेन का, प्रॉपर एक कर्व इंट्रोड्यूस होती है। द ब्रेन एक्चुअली गोज थ्रू 10 folds of not only motion, but now he has the channel to use the ability, जो आप फ्रिज में ठंडा करने की ताकत है ना, उसको चैनल करेगा। इसको कहते हैं एज ऑफ डिलिबरेशन, और फिलॉसफी में कहते हैं इसको द एज ऑफ रिफ्लेक्शन, एक्सप्लोरेशन, एसोसिएशन एंड देन रिफ्लेक्शन। अब वो रिफ्लेक्ट करता है। अब हर बच्चा 12वें साल से लेके सारी उम्र तक रिफ्लेक्ट करना शुरू करेगा। जितनी आपने 12 साल से लेके 16, 18, 20 साल तक इसकी एज चलती है, उसमें जो भी आपने डायरेक्शन दे दी, जिस लेवल की भी उसकी एबिलिटी को चैनल कर दिया, वो वैसा ही रह जाता है। फिर वो भेड़ चाल है तो वो भेड़ चाल में चलेगा, डरेगा भेड़ चाल को तोड़ते वक्त। और अगर वो क्रिटिकल थिंकर है तो वो क्रिटिकल थिंकर रहेगा सारी उम्र। जैसे जिन्ना साहब थे, जैसे अभी बड़े बड़े फिलोसफर हैं जो कि दुनिया के लिए बड़े काम करते हैं, उनको कहीं ना कहीं से ये एक एक्सेप्शनल कंडीशन मिल चुकी होती है। और वो क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं से स्कूल में कोई टीचर होता है जो ट्रिगर कर देता है, घर की माँ होती है ट्रिगर कर देती है, या माहौल होता है, कहीं ना कहीं से कोई दोस्त होता है। अब आपके बच्चे के साथ ऐसा तुक्का लग जाए, उसके चांसेस बड़े कम है, मगर फिर तुक्के को इंतजार में बैठे, या फिर माँ बाप पूरी की पूरी जिम्मेदारी से अपना ये काम निभाएं। और इसको एज ऑफ डिलिबरेशन रिफ्लेक्शन क्यों कहते हैं? बिकॉज माँ बाप का काम क्या है इस एज में जितनी भी उसको जो अपॉर्चुनिटी दी थी, आपने सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस कराए थे, फील्ड्स इंट्रोड्यूस कराई थी, उन सब को डिलिबरेट कैसे करना है आपने, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे आप। और अगर एज मदर एंड एज फादर आपको नहीं आते तो यू विल गेट हिम ग्रेट टीचर्स कि इसको एक्सप्लेन करके बताएं इसको। इसको एज ऑफ आर्ग्यूमेंट कहते हैं। इसमें वो बच्चा पूरी तरीके से आर्ग्यूमेंट करता है आपसे। और आजकल के वो थके हुए साइंटिस्ट कहते हैं कि वो टीनेजर का एक खास सिंड्रोम है। हालांकि इस वक्त ब्रेन आर्ग्यूमेंट कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसा क्यों करूं, इससे क्या फायदा होगा। इस वक्त अगर एक खास उस्ताद माँ या बाप की शक्ल में मिल जाए तो वो फिर उन आर्ग्यूमेंट्स को चैनल करता है और कहां से कहां पहुंचाता है, एक आम बंदे को इकबाल या जिन्ना बनाता है। और किस तरीके से एक इंसान इंसानियत की सतह के ऊपर अपने आप को तकवीयत देता है और फिर अपनी सोच के मेयार को ऊपर लेके जाता है, या फिर आप सोच को पूरी तरह से प्रेस कर दें। इसीलिए आपको एज ए मदर, एज ए फादर, आपको पता होना चाहिए कि दीज 3 एजेस आर द एजेस दैट यू हैव टू साइंटिफिकली रिव्यू। मेक श्योर माँ या बाप बनना दुनिया का सबसे जरूरी काम है, दुनिया का, कायनात का सबसे जरूरी काम है, इंसानी माँ या इंसानी बाप बनना है। और सबसे कम एफर्ट इसके ऊपर ली जाती है टू ट्रेन आवर पीपल ऑन दीज 3 सर्टन आइडेंटिफाइबली डिफरेंट स्टेजेस। और फिर होता क्या है, बच्चे को बस अच्छे बुरे की तमीज़ सिखा देते हैं, उसको वैल्यू कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और अच्छे और बुरे की तमीज़ तो कभी भी नहीं किसी ने सिखाई, ना दीन ने सिखाई हमें, ना साइंस को पता है अच्छा बुरा क्या होता है। अब मगर हमें कहीं से पता चल गया, क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है, हम भी अच्छा कर देते हैं। दीन भी हमारा कहता है सही और गलत की तमीज़ में आओ, और सही और गलत सोच की खास ब्रेन के सेंटर का एक मेजरमेंट है, उसका एक कैसे कहते हैं ना यूनिट है। अच्छा तो किसी भी चीज़ को आपको अच्छी लगती चीज़ वो मुझे नहीं अच्छी लग सकती, जो बुरी लगती है आपको वो मुझे क्या पता मुझे अच्छी लगती है, मगर जो चीज़ सही है वो सही है, वो गलत है वो गलत है। वो कैसे पता चलता है? जब ब्रेन को प्रॉपर चैनल किया जाता है, डिलिबरेट किया जाता है, पहले नर्स किया जाता है, फिर फैसिलिटेट किया जाता है, फिर डिलिबरेट किया जाता है। दैट्स वाई दैट्स हाउ ग्रेटनेस इज क्रिएटेड इनसाइड ह्यूमन बीइंग्स। और एक दफ़ा आपने ये 12 साल की ट्रेनिंग दे दी ना बच्चे को, तो फिर वो बच्चा खुद अपने बलबूते पर, अल्लाह ताला की मदद के साथ अपने बलबूते पर अपने तमाम तर काम सही तरीके से कर लेगा। वरना होता क्या, 20-20 साल के, 22-22 साल के, साइंटिफिकली एज 22 साल का मतलब आप ही इज अ फंक्शनिंग अफेक्टिव मेंबर ऑफ द सिस्टम, ठीक है। उसका जो साइंटिफिक जो पैराबल है, तो हम उसको क्या कहते हैं, 20 साल का बच्चा है मेरा, अभी 22 साल का बच्चा है,
वो बच्चा नहीं है, वो एक फुली फंक्शनल अडल्ट होना चाहिए था, उसको वो वाले काम करने चाहिए थे जो कि 200 साल पहले 20 साल का बच्चा पूरे के पूरे शहर को चलाता था, पूरी पूरी कम्युनिटी को रन करता था। आजकल 20 साल का बच्चा अपने नाखून नहीं काट सकता, ठीक है। उसकी नर्सिंग एज तब स्टार्ट करते हैं हम जब वो 12 साल से 13 साल के ऊपर हो जाता है, यू नो। बहुत ही एक अजीबोगरीब किस्म का म्यूटेटेड किस्म का सिस्टम किया हुआ है। या तो डिसिप्लिन करना शुरू करते हैं तो बच्चे को मारना शुरू कर देते हैं, जिसको समझ ही नहीं आ सकती मार का मतलब क्या है, ठीक है, और उसके ब्रेन को सप्रेस कर देते हैं। या फिर जब डिसिप्लिन करना होता है, जब 12 साल 16 साल 18 साल में जब डिलिबरेट कर रहे हैं ना, उसको डिसिप्लिन भी करते हैं कि किसकी रिपरकशंस क्या हैं, तो वहां पे आप उसको खुली ढील दे देते हैं। और वो फिर इसीलिए हो क्या रहा है, आपके बच्चे का जो मेंटोर है, जो साइकोलॉजिस्ट है, जो साइकाइट्रिस्ट जो आपके बच्चे का, वो आपका बच्चे का 12 साल का क्लास फेलो है, 8 साल का क्लास फेलो है, जो स्कूल में है उसके, वो 3-4 दोस्त हैं, वो बता रहे हैं कायनात का असली मतलब क्या है, दुनिया में असल में रहना क्या होता है। और फिर वो लगी पैसों की दौड़, और फिर कहां से कहां पहुंच गया, उसको कहां से वो मिल रहा है, क्योंकि आपने डिसिप्लिन के डंडे ऑन किए हुए थे। दोस्त यार तो नहीं डंडे मारते ना, वो तो डिसिप्लिन नहीं करते, वो तो डिलिबरेट भी करते हैं, वो फैसिलिटेट भी करते हैं, बल्कि सबसे बेहतरीन फैसिलिटेटर होता है आपका क्लास फेलो। वो ऐसी ऐसी चीजें एक्सपोज करके देता है आपको। आप सबके साथ हुआ, मेरे साथ भी हुआ है। हम वो चीजें फैसिलिटेट करके दे रहे थे बच्चे को, अपने दोस्तों को, जो कि मुझे नहीं पता आप क्या चल रहा है, जो कि इंसानियत से दूर लेके जा रही थी हमें। जी हाँ, मेरा माइक चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। सो अब मैं ना डायरेक्टली ये 3 सवालों के जवाब मैंने दे दिए। अब क्योंकि बहुत ज़रूरी सवाल थे और ये बेसिक पर्पस था आज के सेशन का, व्हाट इज द साइंस ऑफ लुकिंग एट द ह्यूमन बीइंग, व्हाट इज टू मेक देम ग्रेट। As I told you, every child is born for greatness, is born great and will remain great unless you stop it. और ऐसे तुक्के मार रहे होते हैं माँ बाप। आज नई आर्टिकल पढ़ा और वो टीका लगा दिया अपने बच्चे को, वहां से नया टीवी का प्रोग्राम देखा, टीका लगा दिया अपने बच्चे को। Make sure you have a structured approach. You are the most important human being in the planet if you are a mother. Because important, not effective, okay, important. अगर आपने गलत काम कर दिया तो वो बच्चा सारी उम्र के लिए तबाह हो गया, और अगर आपने ठीक काम कर दिया तो वो बच्चा सारी उम्र और पूरी कम्युनिटी के लिए ठीक हो गया।